हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि हमारी सीरीज जो चल रही है सी सेट का, आज उसका 8वां दिन है और हमारे पीवाई क्यूज चल रहे हैं। तो 2019 के जो हम पीवाई क्यूज कर रहे हैं, आई होप आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। और जो मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर दिया हो। क्योंकि आज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो जो कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन था ना उससे करेंगे। और शुरुआत करते हुए फिर आज के जितने क्वेश्चंस हैं, 8-10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। देन लास्ट में वही फिर होमवर्क का आपके लिए रहने वाला है। तो अगर आपका टारगेट है, मैंने पहले भी हर सीरीज में बता रहा हूँ कि अगर आप 2027 सीएससी को टारगेट कर रहे हो ना, या फिर 28 को भी कर रहे हो और आप सी सेट पढ़ना चाह रहे हो, अभी से पीवाई क्यूज करना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह है। क्योंकि 2027 का जब तक हम इस सीरीज को अगर फॉलो करते रहेंगे, तो जब तक दिसंबर आता है, दिसंबर आएगा ना, तब तक हम लगभग पीवाई क्यूज कंप्लीट कर चुके होंगे कई सालों के। तो बिना किसी देरी के सीधे ही चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कल हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन था और आज हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो इसी को सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दिया हुआ है दो कथनों हैं S1 S2 और उनके बाद आने वाले प्रश्न पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न इसने दिया है कि क्या पी क्यू विषम पूर्णांक है। इस तरीके के क्वेश्चन का हमें जरूरी नहीं है कि वो हाँ यस में ही उत्तर आए या नो में भी आ सकता है। मतलब एक आंसर आना चाहिए, या तो यस आना चाहिए या नो आना चाहिए कि पी क्यू विषम पूर्णांक है, हाँ है, या फिर नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों आंसर आ रहे हैं, किसी में आ रहा है सम भी है, किसी में आ रहा है विषम भी है, तो इस तरीके से वो गलत हो जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर तक जब तक नहीं पहुंच जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करना है, एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है। अभी हम बताना है कि क्या पी क्यू विषम पूर्णांक है। अब पी क्यू है क्या, तो देखो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट को हम देखते हैं। इधर देखो कि पी व क्यू दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तब हमें बताना है कि क्या, चलो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है। देखो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं हो गई। अब हमें बताना है, आगे भी लिख सकते हैं, आगे चलते रहेगा कि पी और क्यू विषम पूर्णांक है। अब देखो पी इसको मान लेते हैं पी, और इसको क्यू का क्यू मान ले। अब इनको मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाएगा, 3 × 6 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, पी और क्यू क्या नहीं, पी क्यू। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो विषम पूर्णांक नहीं है, सम आ रहा है हमारा मान। लेकिन अगर हम आगे वाले किसी दो संख्या को गुणा करें, जैसे 7 × 5 करे तो 35 आ रहा है। जबकि यहाँ से देखेंगे तो पी मल्टीप्लाई क्यू का मान कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, यानी विषम आ रहा है। इसका हिसाब से तो ये सही है क्वेश्चन, और इसके हिसाब से गलत है, यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। तो केवल स्टेटमेंट एक तो सफिशियंट नहीं है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है पी प्लस क्यू विषम पूर्णांक है। पी प्लस क्यू विषम पूर्णांक है। अब इसमें देखो, अभी हम पहले वाले स्टेटमेंट को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसमें केवल अभाज्य संख्या दिया था, इसमें दिया पी प्लस क्यू है, और इसमें नहीं दिया गया है पी प्लस क्यू अभाज्य है। कैसे, तो कैसा कुछ भी हम मान लग सकते हैं। और लेकिन हमें मानना ये है कि पी और क्यू का मान जब हमको जोड़े तो विषम आना चाहिए। विषम कब आ सकता है, जब एक संख्या सम हो और एक संख्या विषम हो, तब ही क्या आ सकता है, विषम आ सकता है। इसके अलावा विषम नहीं आ सकता। तो मान लेते एक संख्या सम हो गई और एक संख्या विषम हो गई, 3 हो गया, तो ये 6 आ जाएगा। जब मतलब 3 + 5 एक विषम पूर्णांक, 5 क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से तो क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन मतलब कि आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का, कि विषम पूर्णांक नहीं है। इसका आंसर एक तो ये आया। अब और एक दो बार ट्राई करते देखते हैं, और संख्या मानते हैं। मान लेते हैं हम, एक मान लेते हैं 7 मान लिया, तो एक कोई दूसरी संख्या मान ली, जैसे विषम पूर्णांक लेकर आना है इनका योग। तो जैसे हम मान लिया एक 7 मान लिया, एक हमने 12 मान लिया। 12 मान लिया, यानी कितने हो गए, 12 और 7 19 हो गए, यानी विषम। इसके हिसाब से तो हम सही मान लिए कि क्योंकि विषम है दोनों को जोड़ने पर। लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 84 आ जाता है। 84 क्या है, ये भी विषम संख्या है, या विषम संख्या है, यानी कि ये भी क्या है, विषम पूर्णांक नहीं है, नहीं है। तो देखो इसका आंसर भी नहीं आ रहा था, इसका आंसर भी नहीं आ रहा था। इसी प्रकार से कोई सी भी दो संख्याएं ले ले, जिनको जोड़ने पर यदि विषम संख्या का मान आ रहा है, तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही बनेगी। क्योंकि एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। जब एक ओड और एक इवन को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मान आएगा वो ऑलवेज सम आएगा, इवन इवन आएगा। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 के हिसाब से कि पी मल्टीप्लाई क्यों विषम पूर्णांक नहीं है।
p मल्टीप्लाई क्यों, विषम पूर्णांक नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं, केवल स्टेटमेंट 2 के बेस पे हम कह सकते हैं कि p मल्टीप्लाई क्यों क्या है, विषम पूर्णांक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, अगर आप कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें मतलब PYQ ही था, वो केवल PYQ, ऐसे नहीं है कि हमने अदर से कुछ किया था। तो सेम डिट्टो क्वेश्चन है, रिपीटेशन है। किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जिसका मतलब 2009 का कैलेंडर है। मैंने बताया था कि हर ईयर में जैसे आज जो भी डेट है और जस्ट अगले साल जो सेम डेट को मतलब फिक्स एक साल को जब आप जाओगे आज का दिन और फिक्स एक साल बाद का दिन देखोगे, तो अगर वो लीप वर्ष नहीं है, यानी उसमें 360 डेज वाला ईयर नहीं है वो जिस साल आप बात कर रहे हो, तो एक दिन सीधा बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है। यानी कि 1 जनवरी है ना आज, 1 जनवरी 2026 है और 1 जनवरी 2027 को, 1 जन 2027 को जब आप देखोगे तो एक डेज बढ़ जाएगा, यानी एक डेज बढ़ जाएगा। और यदि यहाँ पे 26 की जगह 28 होता ना, 28 होता यानी कि लीप वर्ष हो जाता। और उसमें ना जब फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है तो यहाँ पे भी एक दिन बढ़ जाता। अगर 360 डेज होते हैं मान लेते हैं ईयर में, तो यहाँ पे सेम एक साल के गैप पे अब एक दिन नहीं 2 दिन बढ़ जाता। इस तरीके से हम करके देख लेंगे, और ऐसा हमने पहले भी किया। देखो 2009 है, मान लेते हैं 1 जन की बात हो रही है, 1 जनवरी की बात हो रही है और 2009 की बता रहा है ये। 2009 को हम मान लेते हैं मंडे है ना। अब हमें बताना है कि दोबारा मंडे सेम 1 जनवरी को कब होगा, तभी तो ईयर सेम रहने वाला है ना। तो अब देखते हैं, 2009 से 2010 चलेंगे, 2011 चलेंगे, 2012 चलेंगे, यहाँ पे देखो 2013 चलेंगे, और फिर 2014 चलेंगे, 2015, यहाँ सबसे छोटा वैल्यू 2015 तक चल के देखते हैं एक बार आंसर आता है नहीं। 2009 से 10 तक गए, मैंने बोला था नॉर्मल ईयर है, एक दिन बढ़ जाएगा यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। फिर 2011 तक चलेंगे, फिर एक दिन ही बढ़ेगा, नॉर्मल ईयर है, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। फिर 2012 पे चलेंगे, क्योंकि जनवरी है अभी, अली वो मतलब 29 फरवरी अभी आई नहीं है, 12 में भी आएगी, 11 से 12 तक अभी तक तो नहीं आई, यानी एक ही वर्ष बढ़, एक ही डे बढ़ने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। और अब देखो 2012 से 13 पे जाएंगे, 4 का भाग कंप्लीट जा रहा है, यानी कि साल 29 फरवरी आने वाली है, और 29 फरवरी आने वाली है, यानी कि 2 दिन बढ़ेंगे इस बार 1 जनवरी तक, 2 दिन बढ़ेंगे, यानी थर्सडे है, फ्राइडे हो जाएगा और सैटरडे हो जाएगा। थर्सडे में 2 दिन बढ़ेंगे तो फ्राइडे को और सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे। अब देखो 13 से 14 फिर वही सामान्य ईयर आ गया, फिर एक डे बढ़ेगा, यानी कि संडे हो गया, संडे हो गया। अब हमें 14 से जब 15 की तरफ जाएंगे तो फिर एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी फिर से मंडे आ गया, एक दिन बढ़ेगा, संडे से क्या आ जाएगा, मंडे। यानी कि ये देखो 2019 सॉरी 2009 में हमने क्या माना था, 1 जनवरी को मंडे माना था, और 2015 में भी हमारा 1 जनवरी को क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है। तो क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है 2015 को, यानी कि वो 2009 और 2015 बिल्कुल सिमिलर ईयर होने वाले हैं, क्योंकि मंडे से शुरुआत हो रखी है। तो वो ही 1 तारीख को मंडे, 2 को मंगलवार हो जाएगा, ट्यूसडे हो गया, 3 को बुधवार हो जाएगा, और इसमें भी सेम यही रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2015 कॉपी करेगा किसको, 2009 को। एक संख्या 136 है और 5b7 को जोड़ने पर प्राप्त 7a3 है, मतलब कि 136 को 5b और 7 को जोड़ने पर जो वैल्यू आ रही है वो 7a और 3 आ रही है। ठीक है, इसने ऐसा दिया हुआ है। ठीक, यहाँ ए और बी पूर्णांक है। ठीक, यहाँ दिया गया है कि 7a3 यथार्थतः 3 से विभाजित है। ये जो 7a3 है ना, ये 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम हमने अच्छे से पढ़ा है। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का योग करेंगे और उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, यानी डिवाइड होना चाहिए, 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 3 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे देखो संख्या का योग करो, 7 + a + 3, 7 + 3 + इस तरीके से करो, 10 + a हो गया। यानी 3 का भाग कब जाएगा, यदि हम इसमें संख्या में इसमें एक की जगह में या तो 2 रख ले, क्योंकि 12 हो जाएगा, 12 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। या रख ले हम क्या,
12 है, यानी 15 रख ले, 5 रख ले, 15 कर ले, 10 और 5 15 हो जाए, या फिर हम रख ले 8 रख ले, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18, 18 में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा संख्या के योग में, यानी कि एक ही जगह तो क्या आ सकता है, हमें पता चला कि एक ही जगह या तो 2 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 8 आ सकता है, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, आप देखो अच्छे से समझना फोकस करके। देखो 6 और 7 मतलब 13 हो गई, 13 हो गई ना, 6 और 7 को जोड़े 13, यानी कि एक यहाँ पे कैरी लेंगे, मतलब हासिल लेंगे एक, ये एक हासिल और प्लस 3, 4, 4 में ऐसा कुछ जोड़ रहे हैं हम। देखो 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए, 1 और 3 4 हो गए, और 4 में बी कुछ ऐसा हम जोड़ रहे हैं जिससे एक ए आ रहा है। ए का मान हमने क्या क्या माना है, यहाँ पे ए आ रहा है, यानी कि 4 तो ऑलरेडी था, ये 4 हो गया ना, 1+3, यहाँ पे देखो 1+3 ऊपर, और इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या 8 आ रहा है। देखो 4 में कुछ ऐसा जोड़े, मतलब कुछ जोड़ने पर दो, दो कैसे आ सकता है, दो तो सीधा 4 में माइनस तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे जुड़ेगा तो दो तो बिल्कुल नहीं आ सकता, सिर्फ 2 नहीं आ सकता, क्या आ सकता है, या तो 12 आ सकता है, यानी कि 12 आ सकता है, या तो एक की वैल्यू 4 में हमने कुछ जोड़ा, यानी 4 यहाँ पे था, 1+3 तो एक कैरी का था, 3 ऑलरेडी, फिर बी है ना, तो इसको जोड़ने पर हमें ए लाना है, ए का मान है तो 2 आ सकता है, मतलब 12 होगा तो फिर वो एक कैरी चला जाएगा ना उधर, तो ये 12 ही आएगा। या फिर हम ला सकते हैं यहाँ पे 18 ला सकते हैं, या फिर 15 ला सकते हैं, है ना, 3 वैल्यू ला सकते हैं। लेकिन आगे देखो, आगे देखो 1+5 लिखा हुआ है, यानी इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 लिखा है, मतलब एक जो कैरी थी ना यहाँ पे हासिल थी, वो इधर आ गई, तो कितना हो गया, 7 हो गया, यानी आप तो फिक्स हो गया कि यही वैल्यू आएंगे, तो 12 या 18 या 15। अब हमने माना है बी की, ए की वैल्यू मानी, एक सॉरी ए की वैल्यू क्या क्या आई है हमारी, 2 आई है, 5 आई है, 8 आई है, तो देखो, और बी की वैल्यू, क्योंकि देखो जहां ए और बी पूर्णांक संख्या है, सिंगल संख्या 1 से 9 तक है, इनका मान 1 से 9 तक हमें मानना है, क्योंकि दो का बीच में दो संख्या नहीं मान सकते ना, एक संख्या माननी है और फिर 12 लेकर आनी है। तो बी का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, बी का मान मैक्सिमम 9 हो सकता है। अब 9 में 4 जोड़ेंगे तो 12 तो आ नहीं रहा, 13 जाएगा फिर, तो हमें बी का मान मैक्सिमम फिर 8 मानना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 12 लेके आना है, और 12 कब आ सकता है, 4 हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें क्या जोड़े कि 12 आए, और 12 के अलावा कुछ मान नहीं सकते, तो 15 ही आना चाहिए। अब 4 में हम 15 तो 11 जोड़ना पड़ेगा, बी का मान हम 11 मान नहीं सकते, क्योंकि हम बी का मान मैक्सिमम 9 तक मान सकते हैं। 9 जोड़ेंगे 4 में तो 13 आएगा, 13 मतलब 13, 3 का भाग वहां पे जा नहीं रहा, फिर सेटिस्फाई हमारा एक का मान नहीं हो रहा, तो मतलब 9 तो नहीं मानेंगे। अब हम मैक्सिमम मान सकते हैं 8, और 8 जब हम 4 में जोड़ेंगे, 1 और 3, 4 तो है, और इसमें 8 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो फिर हमारा मान बिल्कुल सी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, 2 और 3 बन जाएगा, और उधर कैरी चली जाएगी, यानी एक का मान तो क्या आ जाएगा फिर हमारा, एक का मान क्या आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 2, एक का मान आ जाएगा, वैसे तो 12 आएगा, लेकिन एक कैरी उधर चली जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो टोटल हमारा मतलब फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, हमें पूछा बी का एकमात्र संभव मान क्या है, बी का एकमात्र, एकमात्र इसलिए बोल रखा है ना, क्योंकि हमें 12 लेकर आना है, 12 से छोटा कुछ ला नहीं सकते, और 12 से बड़ा आ रहा है, खुद से नहीं आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम 9 ही वैल्यू है, 13 आ सकता है बस, 13, और हमें चाहिए नहीं 13, हमें सीधा 15 चाहिए, 15 आ नहीं रहा, 12 मैक्सिमम आ सकता है, 12 से छोटा कोई वैल्यू आ नहीं सकती, छोटी आ भी जाएगी तो इससे हमारा ये जो समीकरण है, ये जो कैलकुलेशन है, ये सेटिस्फाई नहीं, और इसलिए बी का एकमात्र क्या मान हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 61वें क्वेश्चन की, 61वें क्वेश्चन की, तो चलते हैं 61वें क्वेश्चन पे, ये आ गया 61 नहीं, बीच में कॉम्प्रिहेंशन था, तो ये 68वां क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें ना, यदि बी के आगे, बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, यानी बी से आगे, बी समेत, बी को स्टार्ट करना है, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर, एक छोड़ के एक, एकांतर मतलब एक छोड़ के एक, एक अंतर, एक प्लस अंतर, एक छोड़ के एक, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, और बी से स्टार्ट करना है, यानी बी, फिर एक बीच में छोड़ देना है,
और फिर लिखना है बी सी डी लिखना है, डी छोटे में लिखना है, फिर ई लिखा जाता है। शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, यानी जो बीच बीच में रहेंगे ना वो बड़े अक्षरों में लिखने पड़ेंगे। बी के बाद कैपिटल सी आएगा, फिर डी छोटा आ जाएगा, फिर ई बड़ा आएगा, उसमें दिया है बी डी, ई के बाद में फिर एफ छोटा आ जाएगा, एफ जी कैपिटल आ जाएगा, एच छोटा आ जाएगा, आई, इसी तरीके से जे के एल एम एन, ओ बड़ा आएगा ना, ओ पी क्यू और एस बड़ा, टी छोटा, यू यू बड़ा टी यू एस टी यू, वी छोटा, डब्ल्यू बड़ा, फिर एक्स छोटा आ जाएगा, वाई बड़ा आ जाएगा और फिर जेड आ जाएगा छोटा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी से स्टार्ट करना है, बी फिर एक छोड़ के एक, तो छोटे से छोटे अंक चलेंगे, छोटी संख्या चलेंगी, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर चलेंगे, और जो बीच में गैप है ना वो बड़े चलेंगे, यानी एक छोड़ के एक बड़े चलने वाले हैं। अब हमें पूछा है कि जुलाई को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके हिसाब से देखो जुलाई में पहले जे की तरफ जाते हैं, पेन चेंज करके देखेंगे तो ये ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। जुलाई में ये जे तो छोटा आ रहा है, देखो ये जे छोटा हो गया, यू यू कैपिटल आ रहा है, यू, फिर एल एल छोटा आ रहा है, एल छोटा आ रहा है, और फिर वाई कैपिटल आ रहा है, वाई कैपिटल आ रहा है, वाई कैपिटल आ रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, देखो एल बड़ा इसमें बड़ा है, इसमें वाई को छोटा कर दिया, यही राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, जुलाई का इस तरीके से लिखेंगे, ये क्वेश्चन बताया उस तरीके से। सुनीता कागज के एक पत्र को 3 टुकड़ों में काटती है, पहले टुकड़े की लंबाई एक अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत है। पहले टुकड़ा, फर्स्ट टुकड़ा क्या है, पहले टुकड़े की लंबाई है, 3 टुकड़ों में काट दिया, पहला टुकड़ा याद करना में, फर्स्ट टुकड़ा क्या है, एक अंक वाली 3 विषम संख्याएं, एक अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत है। अभाज्य संख्या भी विषम भी है, क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है, तो हमें 2 नहीं लेना, सम है, तो क्या आ जाएगा, विषम संख्या 3 5 और 7, औसत निकालेंगे तो 3 संख्या है, 3 का भाग दे देंगे, 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो फर्स्ट संख्या कितनी आ जाएगी, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगी, पहली तो आ गई 5 हमारी इसके साथ। दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की लंबाई की 1/3, तीसरे टुकड़े को मान लेते, लेट थर्ड जो है ना वो एक्स है, तीसरे को एक्स मान लेते हैं। अब दूसरे क्या बोला है इसने, इसने बोला है दूसरे को क्या बोला है इसने, सेकंड को इसने क्या बोला है कि एक तो है दूसरे टुकड़े की लंबाई, पहले टुकड़े की लंबाई हमने 5 निकाली है, प्लस का योग है ना, का योग तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग, तीसरे टुकड़ा हमने x माना है, और x का 1/3 क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम एक, है ना। और तीसरे टुकड़े की लंबाई, अब टोटल लंबाई देखिए तीसरे टुकड़े की वो कितनी है, ये मतलब x किसके बराबर है, ये है अन्य दो टुकड़ों की लंबाई के योग के बराबर है। अन्य दो टुकड़े, एक हमारा 5 आया था, एक हमारा आया था 5 प्लस x/3, देखो दूसरे टुकड़े की लंबाई ये रही। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 और प्लस x/3, और जब इसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा, एक आ जाएगा 30 प्लस x ऐसे कैसे, और ये 3 इधर चला जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x में से एक x ये इधर आएगा माइनस में, तो 2x बराबर 30, और 2 नीचे आएगा, यानी तीसरे पार्ट का मान कितना आ रहा है, x का मान 30/2 यानी 15 आ रहा है, तीसरा कितना आ गया 15। तो अब हमें निकालना है दूसरे की मान निकालेंगे, x की जगह 15 रख देंगे, यहाँ पे 15 रखेंगे तो 15 में 3 का भाग देंगे 5 आ जाएगा, और 5 ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी 10 आ जाएगा दूसरे का, सेकंड का। तो हमें कागज के मूल पत्रक की लंबाई कितनी हो गई, 5 और 10 15 और 15 30, यानी कि 30 का ही हो गई, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 30 का ही। पहले का 5, दूसरे का 10, तीसरे का 15 आ रहा है, तो टोटल हो जाएगा 30 का ही। ये क्वेश्चन इतना इजी है ना, इसको आप तो एक नजर में कर लोगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं भाई,
थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन नहीं करते हैं ना, जल्दी से नहीं जाते, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना जब भी पेपर करो ना, इस तरीके से अपना वो बनाना कि एग्जीक्यूशन कर सॉल्यूशन करने का पैटर्न, कि आप सारे क्वेश्चन को एक बार तो जा सको एक बारी। वो हम बाद में डिटेल्स जब पूरे पेपर डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें डिस्कस करेंगे सारी चीजें। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं, हम पहले लगे रहते हैं, हम उलझे रहते हैं उन बड़े सवालों में जो शायद हमारे से हो रहे होते हैं या टाइम टेकन होते हैं, नहीं हो रहे होते। तो ये क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो। अनुक्रम दे रखा है कि कितने ऐसे युग्म हैं, ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है, ये मतलब यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, और किंतु ठीक बाद 7 होना चाहिए। ये होना चाहिए 5 और 7 होने चाहिए साथ में, लेकिन 3 पहले नहीं होना चाहिए। देखो पहले देखो, ये पहला 5 और 7 रहा, इससे पहले 3 नहीं है, एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा देखो 5 यहाँ आ रहा है, लेकिन इसके पहले 3 है, ये नहीं मानेंगे हम। इसके पहले भी 3 है, नहीं। केवल एक युग्म ऐसा बन रहा है जिसमें 5 से पहले 3 नहीं है और बाद में 7 है। तो ये देखो इतना आसान क्वेश्चन था। किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी हैं और 3 महिलाएं हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें डायग्राम बनाना होता है। देखो जी विधवा है और डी, जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली है। देखो हमें, मैं पहले बता दूं मैं डायग्राम किस तरीके से बना रहा हूँ। यदि भाई होगा या बहन होगा तो हम इससे डिनोट करेंगे बराबर में, सिर्फ एक लाइन से, तो मतलब भाई है या बहन है। बहन मतलब जेंडर की बात करें तो फीमेल के लिए हम ये साइन यूज करेंगे माइनस वाला, और यदि मेल है तो उसके लिए प्लस वाला यूज करेंगे। यदि कपल है तो कपल के बीच में बराबर वाला साइन, और एक पीढ़ी का गैप करेंगे तो उसके लिए इस तरीके से चलेंगे नीचे खड़ी लाइन के बीच में, मतलब पीढ़ी पीढ़ी का गैप आ जाएगा ना, इस तरीके से चलने वाले। तो पहला क्या दिया है इसमें, पहली बात हम डायग्राम बनाने की बात करते हैं। 6 जने हैं, उनमें 3 महिलाएं हैं। पहला दे रखा है जी की बात कर रहे हैं, जी विधवा है और डी के पिता एफ, डी के पिता एफ, एफ डी के पिता एफ, पिता यानी पहले फादर है और जेंडर दे रखा है, और किसके पिता है, ये डी के हैं। डी का भी कोई जेंडर नहीं दिया है, क्या है, की साली है। इसकी साली कैसे हो सकती है, जी इसकी पत्नी है कोई, और इसकी पत्नी की सिस्टर है, इसकी पत्नी की सिस्टर है जी। विधवा है मतलब लेडीज है, इसने पहले ऑलरेडी दिया हुआ है साली है। तो यहाँ से ये डायग्राम आपको समझ आया होगा। डी के पिता कौन हो गई, एफ, एफ की साली, साली मतलब उसकी एफ की वाइफ, वाइफ की सिस्टर है, ठीक है। यहाँ तक पहला पहला हमारा सही बन रहा है। इसके बाद देखो बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, बी और डी मतलब डी और ये बी हो गया, एक ही माता पिता की संतान है। जेंडर अभी हमें नहीं बताया इसने, भाई बहन हो गए डी और बी। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए ये बी हो गया, इसकी पुत्री है ए, ए का जेंडर दिया हुआ है, यानी ए के साथ भी कोई है, ए का भी कोई होगा, और अभी पता नहीं है बी क्या है, ठीक है। और सी बी का, सी बी का रिश्ते में चचेरा ममेरा फुपेरा मौसेरा भाई अथवा चचेरी ममेरी फुपेरी मौसेरी बहन है। यानी कि इसने बोला है कि, अब देखो यहाँ पे इसने बोला है कि सी बी का मतलब ये कौन कोई सा भी हो, लेकिन है तो भाई या बहन है ना, तो उसको इसी में डिनोट करेंगे। बी की बहन ही आएगी ना, चचेरी हो चाहे ममेरी, कोई सी भी हो या भाई हो, जो भी हो इसी में आएगा, क्योंकि किसी की बहन है या फिर भाई है, अभी जेंडर हमें नहीं पता। ई कौन है हमें बताना है क्वेश्चन से। हमारा डायग्राम इस तरीके से बन गया, हमें बताना है ई कौन है। जेंडर हमें सिर्फ एफ का पता है, जी का पता है और ए का पता है, 3 लोगों का सिर्फ जेंडर पता है। हमें पूछ रखा है ई कौन है। अब देखो हमारे हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से देखो ए बी सी डी ई एफ है, डी ई एफ हो गया, जगह केवल एक बची है एफ की, एफ की पत्नी की, तो यहाँ पे ई आ जाएगा और ई क्या आएगी, एफ, एफ की पत्नी आएगी। क्योंकि 6 हैं, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं देखो, एक तो ई हो गई, एक बी, एक ए हो गई और एक जी हो गई, 3 ही तो महिलाएं दिया हुआ है ना। देखो जी हो गई में महिला एक और एक ई हो गई, और एक ए इसने पुत्री दे रखा था, तो 3 में फीमेल है, तीनों हमारे पास आ गई। तो ई फीमेल आएगी, फीमेल आएगी यानी कि वो एफ की पत्नी आएगी, उसी की जगह खाली है। तो ये हमारा ओवरऑल डायग्राम बन गया। ई कौन है, एफ की पत्नी, ये सही है। ए की दादी नानी है, ये के ये पिता या माता हो सकते हैं, और फिर उसकी, हाँ ये, और फिर ई कौन आएगी, ई ये इसी के, देखो एफ के तो संतान है डी और बी, यानी कि एफ दादा हो जाएगा, तो ई इसकी दादी आएगी, ए चाहे
ए जो है, ए की दादी कौन आएगी, ई या फिर नानी, ये सही है, ये भी सही है। इसके अलावा सी की चाची, मामी, बुआ या फिर मौसी। सी, चूंकि ये चचेरा ममेरा है तो एफ इसका या तो चाचा ताऊ लगेगा, चाचा ताऊ लगेगा तो ई कौन हो जाएगी, चाचा की पत्नी चाची, और यदि मामा लगता है तो मामी। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ऑप्शन है इस तरीके का कोई, हाँ इसमें है ऑप्शन, ये देखो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। किसी घन के प्रत्येक फलक या सफेद रंग, मतलब काले या सफेद रंग से रंगा जाता है, उस घन के कितने विभिन्न तरीकों से रंगा जा सकता है इस घन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना देखो 10 आएगा। किस तरीके से आएगा, तो घन वाले क्वेश्चन है ना, हम इसको एक दिन ना अलग से पढ़ने वाले हैं, सच में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पहले भी मैंने मिस कर दिया था, क्योंकि सही बताऊं मेरे को ये कंसेप्ट है ना समझ नहीं आते। मैंने खूब पढ़े हैं लेकिन इनको मैंने छोड़ा, ये हर बार मैंने रटने की भी खूब कोशिश की थी लेकिन नहीं समझ आते। तो मैं सोच रहा हूँ इनको एक बार अलग से घन वाले क्वेश्चंस को किसी संडे को या सैटरडे को और अच्छे से मैं पढ़ के आपको पढ़ा दूँ। तो और अगर आप इसका आंसर तो 10 आएगा, मैंने देखा भी है, कोशिश भी की समझने की। इसमें इस तरीके से बता रखा है कि यदि एक फलक को, मैं बस थोड़ा बता रहा हूँ कि घन में 6 फलक होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं, और ओवरऑल रंगने के विभिन्न तरीके कितने हो सकते हैं, 2 कलर है हमारे पास, तो 2 की पावर 6 यानी 64 तरीके से हम रंग सकते हैं प्रत्येक फलक, मतलब फलकों को 64 तरीके से अलग अलग तरीके से रंग सकते हैं। तो ओवरऑल देखें ना, तो इसमें 10 इस तरीके से लाया है। देखो किसी घन के प्रत्येक फलक यानी एक फलक को काले या सफेद रंग से रंगा जाता है, तो घन को कितने विभिन्न, पूरे घन को कितने विभिन्न तरीकों से, तो इस तरीके से एक, या तो देखो एक फलक है घन के, उसको हम ब्लैक से रंग दे और शेष को सारों को व्हाइट से रंग दे, शेष सारों को व्हाइट से रंग दे, एक तरीका हो जाएगा। दूसरा है कि एक व्हाइट से रंग दे और शेष को किसी से रंग दे, ब्लैक से रंग दे, एक तरीका ये हो जाएगा। इसके अलावा 2 को रंग दे ब्लैक से और शेष 4 को रंग दे व्हाइट से, तो इसके तरीके हो जाएंगे कितने, 2 तरीके हो जाएंगे इसके। और 3 को रंग दो ब्लैक से और 3 को रंग दो व्हाइट से, 3 फलकों को, तो ये भी इसके 2 तरीके हो जाएंगे। और यदि जस्ट अपोजिट हो जाए इसी तरीके से, देखो 2 को व्हाइट से रंग दो फिर 4 को ब्लैक से रंग दो, तो भी इसके 2 तरीके होंगे। और 3 को व्हाइट से रंग दो, ये तो हो ही गया ऑलरेडी, या फिर 4 को रंग दो ब्लैक से, और 4 को रंग दो ब्लैक से और 2 को रंग दो व्हाइट से, और इसके 2 तरीके हो जाएंगे, 4 को ब्लैक से, 2 को व्हाइट से। ये 2 तरीके इस तरीके से है ना, या तो जैसे फलक है, घन बनाते हैं हम ये फलक इस तरीके से, तो जैसे कि ये 3 वाला देखा है, तो या तो तीन पृष्ठ कौन कौन से होते हैं, ये हो जाए, इसके साथ वाली दोनों हो जाए, या फिर एक ये हो जाए, एक जस्ट इसके सामने अपोजिट हो जाए, एक ऊपर की हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो 2 तरीके हो जाएंगे। तो देखो 2 4 6 8 9 और 10, 10 तरीके हो गए, तो इसका राइट आंसर 10 होगा। आपको इसका और भी कोई अच्छा आसान मेथड पता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसको हम अलग से भी करेंगे इन घन वाले, क्योंकि घन वाले क्वेश्चन कई सालों में पूछता रहता है बीच में, और इनको अच्छे से करना ही है, इस बार छोड़ना नहीं है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देवे अगर आपको अच्छे से आता है तो। इसके अलावा एक्स वाई जेड बराबर वाई को कितने तरीके एक्स वाई जेड संतुष्ट करते हैं, एक्स वाई जेड धन पूर्णांक संख्या है, इस तरीके से बनाना में कितने युग्म बन सकते हैं कि इन तीनों को जोड़ने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो देखो कैसे हो सकता है, सीधा देखो आप, 1 + 2 + 3 6 आएगा, 1 + 3 + 2 आ जाएगा, जस्ट अपोजिट हो गए, 2 बन गए, फिर 2 से स्टार्ट कर ले, तो 213 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। 3 से स्टार्ट करो, 321 आ सकता है, 312 आ सकता है। देखो 2 4 6 तरीके हो गए, 6 हो गए। इसके अलावा देखो 1 1 4 आ सकता है, 1 4 1 आ सकता है, 4 1 1, इसका योग भी करोगे तो आप 6 ही आएगा, 3 तरीके ये हो गए यानी +3। और एक आ सकता है 2 2 2 +1, टोटल कितने तरीके हो गए, 10। राइट आंसर भी मैक्सिमम 10 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, यदि डॉलर का अर्थ विभाजन है, यानी कि डॉलर को अर्थ को हमें लिखना है डिवाइड, लिखना है, और @ को लिखना है गुणा, और हैशटैग का अर्थ लिखना है माइनस, तो इसकी जगह देखो 10, हैशटैग की जगह -5, @ की जगह मल्टीप्लाई 1, फिर डिवाइड और 5। यहाँ पे देखो 1 में 5 का भाग जाएगा कैसे, नहीं जाएगा,
तो इसकी जगह हम सीधा लिख लेंगे क्या, 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में 5 का भाग जा रहा है। क्योंकि वोडोमास का रूल क्या कहता है, पहले भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस प्लस करते हैं। तो देखो 1 में 5 का भाग दिया, 1/5 ऐसे कैसे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट गया, यानी कि क्या बच गया 1, और 10 में से 1 जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 8 अंकों की एक संख्या है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, आज थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन कंप्लीट हो जाएगा 2019 का। 8 अंकों की एक संख्या है को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है, बी के कितने मान संभव है। आगे कंसेप्ट रिपीट होते हैं एक ही पेपर में। मैंने बताया था 3 के डिविजिबिलिटी का रूल, की संख्याओं का योग कर लो, 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो मतलब वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो देखो इसको जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30। इसको संख्याओं को जोड़ेंगे तो 30 प्लस आ जाएगा बी। अब देखो 3 के कितने मान आ सकते हैं कि उसमें संख्या जो हमारी बने उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए, और हमें यही बताना है कितने मान आ सकते हैं। देखो भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो कितने तरीके हो सकते हैं, या तो हम 3 का मान 0 मान ले, 30 का 30 रह जाएगा, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या हम मान ले 3 मान ले, 33 में भी जा रहा है, 6 मान ले 36 में भी जाएगा, 9 मान ले 39 में भी जाएगा, 3 का भाग कंप्लीट। इसके अलावा हम नहीं मान सकते, क्योंकि सर 2 अंक थोड़ी ना है, 1 अंक मानना है, बी की जगह 1 की वैल्यू रख सकते हैं हम, या तो 0 रख दे, 3 रख दे, 6 रख दे, 9 रख दे। तो अगर इन 4 वैल्यू कोई सी भी रख देना तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सी का मान क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो मैं देता हूँ आपको, ये इस तरीके से, देखो आप इसको पढ़ लो अच्छे से। और इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इसमें एक क्वेश्चन 76 करना है आपको, 77 करना है और 78, इन तीनों का आंसर देना है। ये क्वेश्चन से तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर जरूर आंसर देना है। इसके अलावा मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा दूं, इंग्लिश में एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हो आप इसका। तो होमवर्क में बताना, होमवर्क करना जरूर, और जो भी कोई अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई आसान मेथड आपको पता है तो आप जरूर करें। और कल जब हम शुरुआत करेंगे तो देखो इसमें कुछ 2019 के तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, तो क्वेश्चन कम रहेंगे तो हम कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे कल। कल हमारा पहला सेशन ऐसा होगा जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करेंगे जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन हो। तो कल हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन वाला सेशन आने वाला है, तो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, फीडबैक जरूर देवें।